हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लास्ट लेक्चर में पहुंच चुके हैं, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 12 है ये। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर पे हम लोग लास्ट लेक्चर में मैंने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में बातचीत की थी और इनकी सिंपल सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी इन विद कॉमन आयन या साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी पे बातचीत की थी। इस लेक्चर में मैं कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में बातचीत करूंगा, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में बातचीत करूंगा और बातचीत करूंगा कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो अगर बफर में घोले जाएं तो उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है, और ये भी तय करेंगे कि हाउ डज सॉल्युबिलिटी गेट अफेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में, है ना, जो कि लास्ट में बची हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन टॉपिक नंबर, चलिए इसका पहला है ना, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव नहीं, सॉरी, नॉट सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। तो जो लोग भी लेक्चर्स देख रहे हैं वो हमेशा कोशिश करिए कि हमेशा लेक्चर्स ना सीक्वेंस में ही देखे जाएं। अगर आप डायरेक्टली 7th लेक्चर से शुरू करेंगे या कोई चैप्टर आपको लगता है कि आपको आता है और आप 8th लेक्चर से शुरू करेंगे, शायद आपको कम समझ में आएगा। किसी भी चैप्टर को अगर आप पूरा होलिस्टिक सीखना चाहते हैं तो आपको लेक्चर नंबर 1 से सिक्वेंशियली सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने लास्ट लेक्चर का यहाँ मैं ना उल्लेख कर रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि अगर कोई सॉल्ट है ना, और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, हमारी AX/BY है, ये पानी में घुल जाता है और कुछ ऐसा होता है A और प्लस YB-X। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये जो सॉल्ट्स घुलते हैं तो हमेशा इनके आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, इनके आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, उनके पावर में आप अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स डाल दीजिए, ठीक है ना, इनके पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अगर आप डाल देते हैं X और यहाँ पे है ना Y, तो इस चीज को आप ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है। अच्छा, किसी भी सॉल्ट का जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है ये फिक्स्ड होता है, इट इज फिक्स्ड। ठीक है ना, फिक्स्ड है ना, ये कांस्टेंट होता है, किसी भी सॉल्ट के लिए ये कांस्टेंट होता है। और ये चीज कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं, और ये चीज है ना वेरिएबल होती है, दिस इज वेरिएबल। ठीक है, दिस इज वेरिएबल। अब होता क्या है कि ये चीज वेरिएबल है, ये चीज कांस्टेंट है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये वेरिएबल कैसे है? जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं कि हम ह्यूमन बीइंग्स का ना बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस की तरह है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर एक ह्यूमन बीइंग का 37 होगा। ये ह्यूमन बीइंग, किसी और जानवर का कोई और टेम्परेचर होता होगा, किसी दूसरे जानवर का बॉडी टेम्परेचर कुछ और रहता होगा, ह्यूमन बीइंग का 37 है। तो जैसे जानवर अलग अलग होते हैं तो उनके बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होता है, वैसे ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का अपना अपना KSP होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आयनिक प्रोडक्ट उनके बराबर हो, वैसे ही जैसे जरूरी नहीं कि बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का हमेशा 37 ही हो। जब 37 रहता है तो हम कहते हैं कि ही इज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। 37 से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे बुखार है, या 37 से कम भी होगा तब भी हम कहेंगे कि उसकी है ना उसकी तबीयत खराब है। ठीक है, तो जो रियल टेम्परेचर है वो वेरी कर सकता है, पर जो टेम्परेचर है ह्यूमन बीइंग का जिससे हम जिसको आइडेंटिफाई करते हैं वो 37 ही है। ठीक है, ये वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर होते हैं तब वो स्वस्थ है, अगर ज्यादा है या कम है तो वो बीमार है। ऐसे यहां पे है, इस चीज को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट, इसको Q लिखते हैं। अब यहां पर कई बातें हो जाती हैं। क्या? अगर KSP और Q बराबर होते हैं तो सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं कि भैया ये सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें और अब चीजों के घुलने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी आयंस आपने जो घोले हैं वो उनका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो अभी कम आ रहा है KSP से, तो इसका मतलब अभी और आयंस आप घोल सकते हैं, और आयंस अगर घुलेंगे तो इनकी वैल्यूज बढ़ेगी, तो Q बढ़ेगा, और जब ये बराबर हो जाएगा तब ये घुलना बंद हो जाएगा। तो अगर कभी भी Q की वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम आती है तो इस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी इसमें अभी और घुलने की संभावना होगी और सॉल्ट घुल सकता है।
और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आप दो लोगों को मिलाएं तो क्षण भर के लिए ही सही, है ना, Q की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है KSP से, लेकिन अगर ऐसा होगा तो तुरंत बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा और तब तक होता रहेगा। बैकवर्ड रिएक्शन होने से क्या होगा, है ना, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो Q की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और Q की वैल्यू अगर कम होने लगेगी, है ना, तो वो कम होते होते KSP के बराबर हो जाएगी और फिर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। तो अगर कभी आपको सॉल्व करते समय क्वेश्चन Q की वैल्यू KSP से बड़ी मिले तो आप ऐसे सॉल्यूशन को समझ लीजिए कि हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। और ये सॉल्यूशन अक्सर प्रेसिपिटेशन करते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं ना, इनमें प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बस इतनी थ्योरी है ना। तो कभी आपसे अगर पूछा जाए कि क्या कंडीशन होता है प्रेसिपिटेशन के, तो यही कंडीशन होता है Q शुड बी ग्रेटर देन KSP। इफ Q इज लेस देन KSP देन द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड इट में डिसॉल्व सॉल्ट फर्दर। ठीक है, और अगर दोनों बराबर होते हैं देन द सॉल्यूशन इज सपोज टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब वो अब ना उसमें कुछ घुल सकता है और ना उससे अब कुछ बाहर आएगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन 10 to the power of minus 5 m NaCl solution and 10 to the power of minus 8 m AgNO3 solution। ठीक है ना, AgNO3 solution, they are mixed in 1:1, they are mixed in 1:1 ratio of volume, या they are mixed in 1:1 volume ratio। ठीक है, वॉल्यूम रेशियो। क्वेश्चन कहता है predict whether AgCl will precipitate or not, if KSP of AgCl is 10 to the power of minus 10। ठीक है, 10 to the power of minus 10 है ना KSP of AgCl। ठीक है, चेक करते हैं। अब आपके पास NaCl है, इसकी मोलैरिटी इतनी है। ठीक है, तो NaCl यहां पे है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्यूशन। मेरे पास NaCl है ना, जो कि 10 to the power of minus 5 m है। मान लो अभी डिसोसिएट नहीं करता, इसका वॉल्यूम V है। ठीक है, और यहां पर दूसरा सॉल्यूशन है AgNO3 का। ठीक है, AgNO3 का सॉल्यूशन है और ये AgNO3 का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power of minus 8 m है। ठीक है, इसका ये वॉल्यूम V है। जैसे ही आप दोनों को मिलाएंगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। जब भी वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो अब इनका कॉन्सेंट्रेशन में, मान लो अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है ना, इनका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन M1 है, इसका M2 है। ठीक है, तो आप NaCl के लिए क्या लिख सकते हैं, NaCl के लिए लिख सकते हैं M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। ठीक है, M2 इंटू 2V लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि है ना मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स होता है और NaCl का जितना मोल यहां था उतना ही मोल यहां होगा, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम यहां के मोल्स निकल गए और यहां की मोलैरिटी इंटू या वॉल्यूम यहां के मोल्स निकल गए, V कट गया, यानी M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2 की हो जाएगी हाफ इंटू 10 to the power of minus 5। ठीक है, तो जितना था उसका हाफ हो गया, ये आ जाएगा 10 to the power of minus 5/2 और ये आ जाएगा 10 to the power of minus 8/2, ये 10 to the power minus 8/2। ये दोनों सॉल्ट आ गए। अब ये दोनों सॉल्ट जैसे ही मिले ये आपस में डिसोसिएट करेंगे। ठीक है ना, ये डिसोसिएट कर जाए, NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, ये 10 to the power of minus 5/2 0 0 0 10 to the power of minus 5/2 10 to the power of minus 5/2 ऐसे टूट जाएगा। ऐसे ही AgNO3 की बात करिए, है ना, AgNO3 भी डिसोसिएट करेगा किसमें, Ag प्लस और NO3 माइनस में। ठीक है, अगर मैं इसको
10 to the power of minus 8 by 2 0 0 कर दो 0 10 to the power of minus 8 by 2 10 to the power of minus 8 by 2 ऐसे लिखा। अब देखिए ये अब यहां पर पहले तो लोग अलग अलग थे है ना, NaCl अलग था, AgNO3 अलग था, पर अब आयन से एक साथ है और जब एक साथ होंगे तो Ag और Cl एक साथ नहीं रहना चाहते हैं है ना। Na और Cl एक साथ घुल सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, Ag प्लस और NO3 बहुत ज्यादा मात्रा में घुल सकते हैं, लेकिन Ag और Cl एक साथ नहीं रहना चाहते। ये पता चलता है इनके KSP से, क्योंकि इनका KSP दिया हुआ है, यानी Ag और Cl मिलकर एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, इनका रिएक्शन कोशेंट निकाल लेते हैं या आयनिक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट कितना आएगा, Ag प्लस इंटू Cl माइनस निकालते हैं, कितना आ जाएगा। मैं चेक करना चाहता हूं कि ये दोनों अभी साथ रह सकते हैं कि नहीं। अगर इनका आयनिक प्रोडक्ट जो है वो इनके KSP से ज्यादा आया तो प्रेसिपिटेशन होगा, कम आया तो साथ रह सकते हैं, और अगर बराबर रहा तब भी साथ रह सकेंगे। ठीक है, Ag प्लस कितना है 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 8 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय Cl माइनस कितना है 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 5 बाई 2 ये आ रहा है 1 बाई 4 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 30। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो Q की वैल्यू है 10 टू माइनस 13 है, जबकि KSP 10 टू माइनस 10 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे KSP की वैल्यू अभी भी Q से ज्यादा है, यानी सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो यहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, बल्कि और Ag प्लस और Cl माइनस घुल सकता है। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूं नो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस, नो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हुआ हम लोग का है ना, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन पे। अगली चीज क्या है ना, अगला क्वेश्चन है मेरे पास सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पे है। ठीक है ना, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पे है। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पे देखिए, आइए करते हैं इसे। तो सेकंड टॉपिक क्या है, सिर्फ टॉपिक बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, लेकिन जो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होता है ये मैं आपको क्वेश्चन के मार्फत ही समझा दूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पॉइंट नंबर 2। ठीक है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होता है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है कि ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है क्या कहता है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पे, 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 4 मोल्स ऑफ Mn+2 एंड कॉपर +2 each is present in 1 liter solution, in 1 liter solution, each is present in 1 liter solution of 10 to the power of minus 3m HClO4, which is saturated with H2S, whether or not each of the ion will be precipitated, given that concentration of H2S
given that concentration of H2S in its saturated solution is 0.1 m and net dissociation constant of H2S is 10 to the power of minus 21. KSP of MNS is 2.5 into 10 to the power of minus 10 and CUS and KSP of CUS is 8.5 into 10 to the power of minus 36. काफी लंबा क्वेश्चन है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग है. 2 into 10 to the power minus 4 मोल्स कॉपर मैंगनीज और कॉपर का प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में. ठीक है, इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 10 to the power minus 3m HClO4 और वो HClO4 का सॉल्यूशन भी है, which is saturated with H2S gas, whether or not each of the ion will get precipitated, given that concentration of H2S in the saturated solution is 0.1. ठीक है, and the net dissociation constant of H2S is 10 to the power of minus 21. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें HClO4 पहले से घुला हुआ है. तो एक चीज तो श्योर है, HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जहां भी होगा पूरा डिसोसिएटेड होगा. ठीक है, तो एक चीज तो मैं समझ गया कि HClO4 अगर 10 to the power of minus 3 है, 0 0, थोड़ी देर बाद ये 0, ये 10 to the power of minus 3, ये 10 to the power of minus 3 होगा. H2S सैचुरेटेड है. ठीक है, सैचुरेटेड है कि उसी सॉल्यूशन में H2S सैचुरेटेड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना घुला हुआ है 0.1 m. तो मैं लिख सकता हूं H2S विल चेंज इनटू ट्वाइस H प्लस S2 माइनस. ठीक है, ये 0.1 है, ये 10 to the power of minus 3 होगा कॉमन आयन. ठीक है, यहां पे कॉमन आयन 10 to the power of minus 3, ये 0 होगा. अब ये 0.1 में से कुछ x चला गया होगा, ये x प्लस 10 to the power of minus 3 बना होगा और ये x होगा. पर H2S का आप K देखिए, आपको पता चलेगा ना. एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट देखिए, H2S का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, 10 to the power of minus 21 है. इतना कम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बताता है कि ये बहुत कम टूटेगा. ठीक है, तो x की वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगी, नो डाउट. ठीक है, और ना सिर्फ ये कम टूटेगा क्योंकि इसका KSP एक्सेप्शनल इतना छोटा है ना, सॉरी KA एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना छोटा, मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए कहीं भी किसी एसिड का नहीं देखा. तो बहुत छोटा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है. अच्छा, मैंने दोनों H प्लस एक साथ इसलिए तोड़ दिए क्योंकि इनका कहना है कि नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है. मतलब एक बार टूटा होगा तो एक H प्लस टूटा होगा, फिर अगली बार दूसरा H प्लस टूटा होगा, पर दोनों को जोड़कर इन्होंने नेट निकाला है और नेट जो है 10 to the power of minus 21 है. तो नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 to the power minus 21 इतना छोटा है कि बहुत कम टूटेगा. ऊपर से एक कॉमन आयन होने की वजह से इसका डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाएगा. यानी इसको अगर आप 0.1 कह दें तो कोई बुराई नहीं. इसको अगर आप x को नेग्लेक्ट करके 10 to the power of minus 3 कह दें तो भी कुछ बुरा नहीं है. ठीक है, ये तो x ही रहेगा क्योंकि आप कोई किसी भी चीज को किसी और चीज के रेस्पेक्ट में ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है ना, तो यहां पे ये अकेला है तो ये किसी के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं होगा. अब इनका पूछना है कि देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है. कहा जा रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन है HClO4 का, उसमें H2S भी घुला हुआ है और H2S 0.1 घुला हुआ है. तो 0.1 इसमें डिसॉल्व था, -0, और ये HClO4 का ये कॉन्सेंट्रेशन देने का मतलब ही है कि H प्लस यहां पे मौजूद है. ठीक है, तो ये हालात है. यहां से मैं कहीं ना कहीं X निकाल या सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूं, और सल्फाइड के साथ मैंगनीज और कॉपर दोनों
स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं। ऐसा ऐसा मुझे कैसे पता चला कि दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं? ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि दोनों का केएसपी दिया हुआ है, एमएनएस का भी केएसपी दिया हुआ है और सीयूएस का भी है ना केएसपी मुझे दिया गया है, ठीक है, दिया हुआ है। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि है ना ये दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे सल्फाइड के साथ। तो मुझे ये बताना है कि कौन कौन से इसमें प्रेसिपिटेट कर देंगे, सॉल्ट प्रेसिपिटेट कर जाएगा, वेदर और नॉट ईच ऑफ द आयन विल बी प्रेसिपिटेटेड। मतलब मुझे कल को चेक करना है कि ये जो सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन मुझे यहां से मिला है ना, सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन इनटू मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन जो कि यहां से मिल जाएगा मुझे, इनका जो क्यू आएगा वो इनके केएसपी से ज्यादा है कि कम है, ठीक है। ऐसे ही मुझे चेक करना होगा कि ये सल्फाइड और ये जो कॉपर है इनका जो क्यू आएगा वो इनके केएसपी से ज्यादा है कि नहीं। तो आप इंडिविजुअली दोनों के है ना नेचर पे कमेंट कर पाएंगे कि ये पानी में घुला रहेगा कि बाहर जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले सल्फाइड निकालते हैं। सल्फाइड इसलिए निकालते हैं क्योंकि सल्फाइड के साथ ही हम सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होगा, तभी हम मैंगनीज सल्फाइड के है ना सॉल्युबिलिटी पे कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन निकालना उतना मुश्किल बात नहीं, क्योंकि इस एसिड का नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट हमको पता है कितना है, के की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर ऑफ -21। तो मैं लिख सकता हूं क्या, के ए इज इक्वल्स टू H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन, सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन बाय H2S का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, H2S का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहां पे सल्फाइड का 10 टू द पावर ऑफ -21 इज इक्वल्स टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है 10 टू द पावर -3 है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन बाय H2S का कॉन्सेंट्रेशन मैं देख पा रहा हूं कितना है 0.1 है, यानी 10 टू द पावर ऑफ -1 है। ये 10 टू द पावर ऑफ -5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 टू दी पावर ऑफ माइनस क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो मैंने अभी अभी पता लगा लिया कि ये जो x की वैल्यू 10 टू पावर -16 सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर ऑफ -16 है, सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर ऑफ -16 है, ठीक है। तो ये सल्फाइड का मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, ठीक है, सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया मुझे। अब अगर मुझे सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है तो मैं दोनों सॉल्ट्स के लिए, यानी दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट MnS और CuS के लिए क्यू निकाल के चेक करूंगा कि वेदर उनका क्यू जो है उनके केएसपी से ज्यादा है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले MnS के लिए चेक करते हैं। MnS के लिए मैं यहां पे चेक करने जा रहा हूं। MnS के लिए क्यू निकालते हैं। क्यू ऑफ MnS कितना हो जाएगा? तो आपको पता है कि MnS अगर टूटेगा भी तो मैंगनीज और सल्फाइड में ही टूटेगा, यानी क्यू जो इसका निकलेगा वो मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फाइड के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो 2 इंटू 10 टू पावर -4 मोल्स मैंगनीज घुला हुआ है 1 लीटर में। तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -4, 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -4 डिवाइड बाय 1 लीटर, है ना, इंटू सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन। सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर ऑफ -16, ये 10 टू दी पावर ऑफ -16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -20, 10 टू दी पावर ऑफ -20 आ रहा है, लेकिन MnS का KSP कितना है? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -10। मैं यहां पे लिख सकता हूं KSP ऑफ, है ना, MnS इज 2.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -10। तो ये बहुत ही एविडेंट है यहां पे कि KSP ऑफ MnS अभी भी ज्यादा है ना, किससे, है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ MnS, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, इंप्लाइज कि MnS विल रिमेन इन सॉल्यूशन and will not precipitate, ठीक है, precipitate नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगली चीज क्या, यही काम आप CuS के लिए चेक कर लीजिए, है ना। तो मैं यहाँ पे, ये तो हो गया, एक चीज खत्म हो गई। अगला चीज मैं CuS के लिए चेक करना चाहता हूं। तो CuS के लिए मैं चेक कर रहा हूं, CuS भी, है ना, कॉपर +2 और सल्फाइड आयन में टूटेगा। इसका भी क्यू निकाल लेते हैं। क्यू ऑफ CuS इज इक्वल टू कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ, है ना,
-4/1 ही आएगा, क्योंकि इसका भी है ना नंबर ऑफ मोल्स कॉपर के भी 2 × 10⁻⁻⁴ मोल्स ही है, और वही वॉल्यूम आपका क्या है, 1 लीटर है। ठीक है, आपका 1 लीटर हो गया। और सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन अभी मैंने निकाला 10⁻⁻16 आएगा, तो इसकी वैल्यू भी 2 × 10⁻⁻20 आ रही है। ठीक है, क्यू तो आ गया। अब केएसपी कितना है कॉपर सल्फेट का, ये मुझे निकालना है। ये मैं अगर कंपेयर करने के लिए देखूं तो क्वेश्चन में ये दिया भी हुआ है। क्वेश्चन में जो केएसपी की वैल्यू दी गई है कॉपर की कितनी है, केएसपी ऑफ कॉपर सल्फाइड इज कितना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पे 8.5 × 10⁻⁻36 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8.5 × 10⁻⁻36 दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहां पे कि केएसपी ऑफ CuS इज लेस देन Q ऑफ व्हाट, CuS। तो यहां पर सीधा सीधा ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का केस बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का केस है। और ऐसे केस में है ना प्रेसिपिटेशन है ना होगा, प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस ऑफ CuS। तो CuS जो है आपका है ना प्रेसिपिटेट करके बाहर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो यहां पे इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के हालात में है ना कॉपर सल्फाइड जो है वो सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जबकि इस हालात में MnS जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इसी चीज को हम लोग सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि किसी सॉल्यूशन में से कोई एक डिजायर्ड सॉल्ट आप निकाल लें। आपने यहाँ CuS निकाल लिया, आपने ऐसे हालात पैदा किए, आपने ऐसा सटीक H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लिया ताकि उसके वजह से ठीक इतना सल्फाइड ही बने ताकि MnS रुक जाए और CuS क्या कर जाए, प्रेसिपिटेट कर जाए। ये हमने सेट किया है इस क्वेश्चन में, या आमतौर पर क्वेश्चन में सेट किया जाता है ताकि कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट ही प्रेसिपिटेट करे और दूसरा ना करे। इसको हम लोग सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहते हैं। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a solution containing chloride, bromide and iodide ion that is equal to 10⁻⁻² m initially. A solution containing this initially to this, इनिशियली ब्रैकेट में कर लेते हैं ना, तो एक सॉल्यूशन है जिसमें ये लोग हैं इतना m, to this AgNO3 is gradually added. AgNO3 is gradually added, ठीक है ना, एक ग्रेजुअली इसमें है ना AgNO3 ऐड कर रहे हैं। कैलकुलेट A, which ion will precipitate first? कौन सा आयन पहले प्रेसिपिटेट करेगा? सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या होगा when first ion starts precipitating? First ion starts precipitating. First ion starts precipitating. Concentration of iodide ion and chloride ion when AgBr starts precipitating. D, concentration of Br minus and I minus when
concentration of Br minus I minus when AgCl starts precipitating एंड लास्टली क्या दिया हुआ है, ये चार पार्ट्स हैं और दिया हुआ है KSP ऑफ AgI is 10 to the power of minus 17, KSP of AgBr is 10 to the power of minus 13 and KSP of AgCl is 10 to the power of minus 10. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पे. आइए इसको करते हैं, देखते हैं. इस क्वेश्चन को पहले एनालाइज करते हैं. क्वेश्चन कहता है एक बीकर है जिसमें आपने पहले से, है ना, यहां पे 3 आयंस रखे हुए हैं. क्लोराइड आयन भी है, ब्रोमाइड आयन भी है और आयोडाइड आयन भी है और तीनों का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 है. अब आप इसके ऊपर ब्यूरेट से, ठीक है ना, ये ब्यूरेट से ऊपर से आप एक एक बूंद इसमें एक एक बूंद करके आप AgNO3 डाल रहे हैं. यहां से AgNO3, तो आप जानते हैं AgNO3 से Ag प्लस मिलेगा और Ag प्लस और Cl माइनस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, प्रेसिपिटेट करना चाहेंगे. Ag प्लस Br के साथ भी प्रेसिपिटेट करना चाहेगा और Ag प्लस I माइनस के साथ भी प्रेसिपिटेट करना चाहेगा. यहां पे आप देख सकते हैं तीनों का KSP दिया है. पहला क्वेश्चन है कि कौन सा आयन सबसे पहले प्रेसिपिटेट करेगा. तो सबसे पहले वो आयन प्रेसिपिटेट करेगा जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या KSP सबसे कम होगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर सबसे कम KSP जो है AgI का है. ठीक है, तो AgI का है, तो यानी कि, है ना, सबसे कम कंसंट्रेशन पे देखिए शुरुआत में जैसे जैसे इसमें आप सिल्वर डालते जा रहे हैं, शुरुआत में सिल्वर 0 है. ठीक है, सिल्वर बढ़ता जा रहा है. एक कंसंट्रेशन आएगा सिल्वर का, कौन सा कंसंट्रेशन, जब Ag प्लस इंटू I माइनस अपने KSP के बराबर हो जाएगा. KSP सबसे छोटा इसी का है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 17, तो आयनिक प्रोडक्ट सबसे पहले इसी के बराबर हो जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 17 के बराबर हो जाएगा. Ag प्लस कितना है, Ag प्लस इंटू I माइनस कितना है, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 17, यानी Ag प्लस कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 15. ठीक है, तो ये 10 टू द पावर ऑफ माइनस 15 तक नो प्रेसिपिटेशन होगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा. लेकिन 10 टू द पावर, ये Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन 10 टू द पावर ऑफ माइनस 15 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, एक बार ये 10 टू द पावर माइनस 15 पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, KSP के बराबर हो जाएगा. लेकिन अगर आप और Ag डालते जाएंगे, I माइनस घटता जाएगा, है ना, प्रेसिपिटेट करता है, लेकिन हर बार इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, यानी इसके बाद AgI प्रेसिपिटेट करना शुरू करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आयन प्रेसिपिटेट करना शुरू करेगा, I माइनस. ठीक है, पूछ रहा है क्या Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा जब पहला आयन प्रेसिपिटेट करने लगे, तो हमने निकाल ही लिया. ठीक है, यही हमारा सेकंड आंसर है. Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 15. Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 15 जिसपे पहला आयन प्रेसिपिटेट करने लगे. पूछ रहा है concentration of I minus and Cl minus when AgBr starts precipitating. अच्छा, अब ये पार्ट बी हो गया क्वेश्चन का. पार्ट सी, जब AgBr प्रेसिपिटेट करने लगेगा तो इसका मतलब Ag प्लस और Br माइनस का आयनिक प्रोडक्ट उनके KSP के बराबर हो गया. AgBr का KSP कितना है, AgBr का KSP है 10 टू द पावर ऑफ कितना, माइनस 13 है. ठीक है, तो यानी कि ये 10 टू द पावर ऑफ माइनस 13 के बराबर हो गया है. ठीक है, यानी Ag प्लस इंटू Br माइनस कितना है, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 इनिशियली, जो पहली बार प्रेसिपिटेट करने जा रहा है, माइनस 13, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11, यानी Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11 हो जाएगा. ठीक है, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11 हो जाएगा. 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11 आने पर अब AgBr भी प्रेसिपिटेट करने लगेगा, यानी 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11 से ऊपर यहां तक आयोडाइड माइनस सिर्फ AgI प्रेसिपिटेट करता था, AgI प्रेसिपिटेट करता था. 10 टू द माइनस 11 के ऊपर अब AgI के साथ साथ AgBr भी प्रेसिपिटेट करने लगेगा. ठीक है ना, प्रेसिपिटेट करने लगेगा. तो ये वो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है
जिस पर है ना AgBr प्रेसिपिटेट करने लगता है। अब पूछा जा रहा है इस समय आई का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ये पूछा गया है कि इस समय आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा और क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन होगा। चूंकि क्लोराइड ठीक है Ag प्लस है, ये आप एक काम करिए Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त इनटू आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन, चूंकि इस समय ये बहुत पहले ही सैचुरेट कर गया और हमेशा सैचुरेटेड रहेगा क्योंकि Ag आप ऊपर से डालते जा रहे हैं तो Ag प्लस बढ़ेगा तो आई घटेगा, लेकिन ये हमेशा KSP के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा। यानी इसके ऊपर हमेशा AgI प्रेसिपिटेट करेगा, इसके ऊपर दोनों करेंगे। AgI इस समय सैचुरेटेड है यानी Ag का कॉन्सेंट्रेशन इंटू आई का कॉन्सेंट्रेशन फिर इनके KSP के बराबर होगा। यानी इस वक्त I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर ऑफ -6 हो जाएगा। ठीक है, आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -6 होगा। तो यानी कि जब AgBr प्रेसिपिटेट करने लगता है तब I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -6 होगा। Cl का कितना होगा, इस समय तक Cl सैचुरेटेड नहीं है, कैसे पता, निकाल लेते हैं। Ag प्लस का Q ऑफ AgCl निकाल लीजिए, AgCl वो हो जाएगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस। ठीक है, Ag प्लस कितना है 10 टू द पावर ऑफ -11 और Cl कितना है 10 टू द पावर ऑफ -2 है, अब तक प्रेसिपिटेट किया नहीं है, ये आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -13 जो कि कम है किससे, 10 टू द पावर ऑफ -10 से। इसके KSP ऑफ AgCl ये जो है KSP ऑफ AgCl से कम आ रहा है, यानी Cl माइनस प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। तो अगर कोई पूछता है कि इस समय Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है तो आप कहेंगे 10 टू द पावर ऑफ -2 ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, उतने का उतना ही है, यानी इस वक्त Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -2 ही है। अब पूछ रहा है Br माइनस और I माइनस का कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा जब AgCl प्रेसिपिटेट करने लगे। ठीक है, अब तीसरा डी पार्ट क्या कह रहा है, AgCl का प्रेसिपिटेट करेगा जब Ag प्लस इंटू Cl माइनस जो हमने लिया है वो इसके KSP यानी 10 टू द पावर ऑफ -10 के बराबर हो जाए। यानी ये तब प्रेसिपिटेट करेगा जब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते 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 और बड़ा होकर 10 टू द पावर ऑफ -8 आ जाएगा। अब इसके ऊपर तीनों प्रेसिपिटेट करेंगे, AgI भी सैचुरेट कर गया, AgBr भी सैचुरेट कर गया और Ag क्या Cl भी सैचुरेट कर जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -10 के ऊपर। ठीक है, तो अब जब क्लोरीन प्रेसिपिटेट करने लगता है तब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -8 है। इस समय कितना होगा, ब्रोमाइड कितना होगा, तो Ag प्लस तो इतना है इंटू ब्रोमाइड भी इस पॉइंट पर आते आते तीनों सॉल्ट प्रेसिपिटेट करने लगते हैं, तीनों सॉल्ट सैचुरेटेड हो चुके हैं। ठीक है, यानी इस समय तीनों सॉल्ट का जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो उनके KSP के बराबर होगा। तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इस समय इंटू जो भी Br होगा तो उनके KSP के बराबर होगा। AgBr का KSP कितना है 10 टू द पावर ऑफ -13, यानी इस वक्त जब AgCl प्रेसिपिटेट करने लगता है तब Br का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -5 हो जाएगा। यानी इस वक्त Br का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -5 है। ठीक है, इस वक्त आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है निकालना है मुझे, वो भी बड़े आसानी से निकल जाएगा क्योंकि इस वक्त तीनों देखिए कॉन्सेंट्रेशन पे 10 टू द पावर -8 के ऊपर तीनों सैचुरेट हो चुके हैं, यानी AgI भी सैचुरेट हो चुका है और AgI सैचुरेट हो चुका है तो मैं कह सकता हूं Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन उनके KSP यानी 10 टू द पावर ऑफ -17 KSP AgI का उसके बराबर होगा, यानी 10 टू द पावर ऑफ -17 होगा। Ag प्लस इस वक्त कितना है 10 टू द पावर ऑफ -8 इंटू आयोडाइड माइनस कितना हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -17। आयोडाइड कितना हो गया 10 टू द पावर ऑफ -9। ठीक है, तो आयोडाइड कॉन्सेंट्रेशन जब AgBr प्रेसिपिटेट करने लगा था तब 10 टू द पावर ऑफ -6 था और अब 10 टू द पावर ऑफ कितना है -9। आप देख रहे हैं लगातार I घटता जा रहा है क्योंकि Ag बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन होगा जब Cl प्रेसिपिटेट करने लगेगा। तो Isn't it a very beautiful question on selective precipitation? आप देख सकते हैं कि कैसे आप अलग अलग Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके है ना अलग अलग सॉल्ट्स को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। आप शुरुआत में 0 से इतने कॉन्सेंट्रेशन तक कोई प्रेसिपिटेशन होगा, 10 टू द पावर -15 और 10 टू द पावर -11 के बीच में AgI आप निकाल लीजिए मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूं आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 99.99% AgI प्रेसिपिटेट कर जाएगा।
अब 10⁻11 से 10⁻8 के बीच में अब 99.99 यहां तक कर चुका है, यानी एक्चुअली इस रेंज में सच पूछिए तो किसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, AgBr का हो रहा है। AgI है पर बहुत 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 कम मात्रा में रह गया है, यानी आप एक्चुअली सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं। इस रेंज में 99.99 AgI प्रेसिपिटेट कर जाएगा, इस रेंज में 99.99% AgBr क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और फिर इस रेंज में AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। तो एक तरह से अलग अलग सिल्वर के कॉन्सेंट्रेशन के रेंज लगाकर सेट करके आप ये तय कर लेते हैं कि अलग अलग सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन हो, भले ही सब सॉल्ट घुले हुए थे, सारे आयंस एक साथ थे, आयोडाइड, लेकिन आपने तीनों को अलग अलग कर सॉल्यूशन से निकाला है, आपने सेलेक्टिवली इनको क्या किया है, प्रेसिपिटेट कर दिया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे क्या कि क्या होता है जब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को आप बफर में मिलाते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन बफर। तो बफर क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्ड बातचीत की होगी, है ना, की है लेक्चर नंबर 7, 8 में। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। तो आइडियली आपको कहीं भी बफर मिल जाए तो मान के चलिए कि उसका कॉन्सेंट्रेशन आप नहीं बदलेंगे, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा या जो उसका कॉन्सेंट्रेशन कह रहा हूं, उसका पीएच नहीं बदलेगा, जो भी दिया रहेगा पीएच आप उसी पीएच पर हमेशा कांस्टेंट रख के क्वेश्चन करेंगे। तो अगेन मैं इस टॉपिक को भी है ना क्वेश्चन के जरिए ही समझाऊंगा कि समझाऊंगा। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन। द solubility of PbOH। अच्छा, आप कहने को अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में, पर मैं बेसिकली आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूं। ये क्वेश्चंस में अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये क्वेश्चन किस लिए है तो अपने आप में ये टफ क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप देख भी पाएं कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आपको, और मैं इतना जानता हूं कि जितने क्वेश्चंस के थ्रू हम गुजर रहे हैं, है ना, इसके बाद आपको कोई नए टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। जनरली कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो इन्हीं टाइप्स में से कोई ना कोई रहेगा। ठीक है, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज 6.7 into 10 to the power of minus 6 m. Calculate its solubility in a buffer solution of pH 8 ठीक है ना। एक तो कहा गया कि नॉर्मल सॉल्युबिलिटी पानी में कितनी है इसकी, इन वाटर 6.7 इंटू 10⁻6 है। कह रहा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, है ना, एक ऐसे बफर में जहां पीएच 8 मेंटेन्ड है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले वही क्या निकालिए जो आपसे पूछा जाए, सॉल्युबिलिटी इन बफर निकालते हैं। चलिए कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं लेड हाइड्रोक्साइड है, पानी में जाने के बाद क्या करेगा, है ना, दिस will change into Pb plus 2 aqueous plus twice OH minus aqueous। इसकी solubility बफर में S मान लीजिए। ठीक है, S मान लीजिए। ये कितना है, 0। ये कितना होगा, तो ये होगा शुरू में, बफर का मतलब भी यही है। pH अगर 8 है तो POH कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और POH 6 हो जाएगा तो यानी कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 to the power of -6। तो ये 10 to the power of -6 है शुरू में। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी S है, 0 है, 10⁻6 है, 0 S 2S प्लस 10 to the power of -6 लिखा मैंने, लेकिन ये भी लिखना गलत है क्योंकि ये बफर है, ये इसके OH का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इसका पीएच चेंज नहीं होगा, यानी ये भले ही बना 2S है पर वो 2S जो बना होगा उसको बफर कंज्यूम कर गया होगा, खा गया होगा, और अल्टीमेटली इसका पीएच वही का वही मेंटेन रहेगा, 10 to the power of -6। ठीक है, अब आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है इसकी, इस बफर में एस निकालना है। एस कितना हो जाएगा, KSP ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड
इज इक्वल्स टू लेड का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, है ना। OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर ये निकालना है मुझे, ठीक है, ये चीज कैलकुलेट करनी है। अच्छा ठीक है, तो ये KSP के बराबर होगा, मुझे S निकालना है बेसिकली। तो KSP ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, S है, इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -6 है, 10 टू पावर -6 का होल स्क्वायर। दिक्कत यह है ये S सॉल्युबिलिटी इस बफर में आ जाती, ये सॉल्युबिलिटी इस बफर में आ जाती लेड हाइड्रोक्साइड की, अगर मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता होता किसका, लेड हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, मुझे लेड हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं पता, तो आइए पहले लेड हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के पीछे जाते हैं। ठीक है, तो शायद इसीलिए इस क्वेश्चन में शुरुआत में सॉल्युबिलिटी दी गई है पानी में, ताकि हम KSP निकाल सके। ठीक है, KSP निकाल सके। तो एक काम करते हैं, अब इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, है ना। अब मानते हैं कि देखिए ये सॉल्युबिलिटी बफर में है, क्योंकि शुरू से ही OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -6 दिया हुआ है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप पानी में बात करेंगे तो लेड हाइड्रोक्साइड जो है जब पानी में जाएगा, लेड एक्वस प्लस ट्वाइस OH माइनस एक्वस, ये जब पानी में जाएगा, जब ये पानी में चला जाएगा तो क्या होगा, तब इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ अलग हो जाएगी। मान लीजिए अब सॉल्युबिलिटी S डैश है, S डैश 0 0 0 S डैश 2 S डैश। KSP ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड कितना आ जाएगा, है ना, KSP ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड हो जाएगा लेड का कॉन्सेंट्रेशन जो कि S डैश है इंटू OH के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, यानी 2S डैश का होल स्क्वायर, यानी KSP ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 4S डैश का होल क्यूब, ये आ जाएगा। और S डैश की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, S डैश की वैल्यू दी गई है पानी में, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 6.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। ठीक है, तो ये आ जाएगा KSP 4 इंटू 6.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 का होल क्यूब। ठीक है, अब ये जो आपका KSP आया है, इस KSP को यहां रख दीजिए, आपको बफर में सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे ये वैल्यू लिख रहा हूं, 4 इंटू 6.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, है ना, जो मैंने वाटर की सॉल्युबिलिटी पता थी उससे KSP निकाला, और बफर की सॉल्युबिलिटी, बफर में भी सॉल्युबिलिटी के लिए जो KSP होगा, बफर में भी सॉल्ट का KSP वही होगा। KSP किसी सॉल्ट का बदलता नहीं है, KSP हर सॉल्ट का, जो स्पेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनका KSP फिक्स्ड होता है। तो अगर पानी में KSP निकाला है तो वही होगा जब वो सॉल्ट आपका बफर में घुलेगा। ठीक है, तो दिस इंटू S इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। S आ जाएगा आपका 4 इंटू 6.7 का होल क्यूब इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 बाय 10 टू द पावर ऑफ -12, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ क्या बचेगा, -6। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, 4 इंटू ये इसका क्यूब आएगा 300.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1203 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। ठीक है ना, यानी S इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मोल्स पर लीटर। ठीक है, इतना आना चाहिए, इतना मोल्स पर लीटर आना चाहिए, है ना। होप वी आर करेक्ट। तो ठीक है, तो ये इतना ही मोल्स पर लीटर आ रहा है शायद। ठीक है, आशा ये सही है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो है ना, इस बफर में कितनी हो जाएगी, है ना, लेड हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मोल्स पर लीटर आएगी। ठीक है, तो आपने देखा कैसे हम लोगों ने, है ना, वाटर में जो सॉल्युबिलिटी पता थी, है ना, उससे हम लोगों ने इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का पता लगाया,
और इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है ना का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का पता लगाया, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आने पर हम लोगों ने बफर के में इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ले लिया, ठीक है, और इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल ली। बफर के केस में कुछ नया नहीं करना है। देखिए सुनने में बहुत भयानक लगता है ना, खतरनाक लगता है कि बफर में सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं, पानी में तो निकलती नहीं, बफर में कैसे निकलेगी? कुछ नहीं है। बफर का मतलब सिर्फ यह है कि उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये सॉल्युबिलिटी S 0 10⁻⁶ ये 0 हो गया, ये S हुआ, यहाँ 2S बना था पर बफर ने उसको कंज्यूम कर लिया, फिर इसका पीएच उतने का उतना ही है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने एक आयनिक प्रोडक्ट को KSP से कनेक्ट किया, फिर वाटर में सॉल्युबिलिटी पता थी, वहां से उसका KSP निकाल के यहां यूज किया और यहां उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल ली। ये आंसर करेक्ट है, मैंने अभी चेक भी किया है ना, जो मैंने कैलकुलेशन किया था 1.2 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। आइए बफर पे सॉल्युबिलिटी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ बफर पे, है ना। कैलकुलेट solubility of AgCN in a buffer solution of pH 3 given that KSP of AgCN is 1.2 into 10 to the power of -15 and Ka for HCN, ठीक है, Ka for HCN is equals to 4.8 into 10 to the power of -10, ठीक है ना, 4.8 into 10 to the power of -10। तो ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 3 गिवन दैट KSP ऑफ AgCN इतना है और Ka इतना है, ठीक है। तो एक बफर सॉल्यूशन है ना जिसमें AgCN को घोला जा रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो उस बफर में मतलब मुझे एक चीज मालूम है कि वहां पे H+ मौजूद है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसमें H+ मौजूद है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power of -3 है और वो फिक्स रहेगा। तो पूछा जा रहा है ऐसे सॉल्यूशन में AgCN कितना घुलेगा। आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, AgCN अगर आप घोल भी देंगे तो जो साइनाइड है वो H+ बफर में मौजूद है, उससे कंबाइन करके HCN बनाने लगेगा, क्योंकि HCN का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, तो H और CN का एसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है भाई। HCN का डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है 10 to the power of -10, मतलब HCN H+ और CN- में बहुत मुश्किल से टूटेगा। इसका यह भी मतलब होता है कि H+ और CN- मिलकर एसोसिएट जो करेंगे उनका एसोसिएशन कांस्टेंट बहुत हाई होगा, 10 to the power of 10 के ऑर्डर का होगा। तो क्या होगा, ये जब घुलेगा और Ag+ और CN- बनाएगा, वो CN- मौजूद बफर के H+ से मिलकर HCN बनाने लगेगा। तो सॉल्युबिलिटी पूछा, वो बहुत चीजें तब समझ में आएगी जब मैं इसको करूंगा। मान लीजिए AgCN की सॉल्युबिलिटी S है, तो Ag+ प्लस CN-, ठीक है, S 0 0 0 S ये रहा। ये सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी गई कितना होगा, लेकिन जो ये CN बना, ये CN फिर से H+ और CN मिलकर HCN बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इसका देखिए HCN का डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको पता है ना, 4.8 into 10⁻10, ठीक है। तो एसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी इसका जो K इक्विलिब्रियम होगा, है ना, वो हो जाएगा 1/4.8 into 10 to the power of +10, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल आपको मालूम है कि ये HCN H+ और CN में टूटता है तब K उसका 4.8 into 10⁻10 है, तो उल्टे का क्या हो जाएगा 1/4.8 into 10⁻10। इतना बड़ा K ये बताता है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो H+ कितना है, H+ है 10 to the power of -3, क्योंकि ये एक बफर है जिसका pH 3 है ना। S कितना है, S है 0, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये है ना इससे पूरा कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इसमें मान के चल रहा हूं कि 10 to the power of -3 -x और x ऐसे लिखना चाह रहा हूं मैं,
ठीक है, यानी S ऑलरेडी कम है और उसमें से भी कुछ टूट गया है। लेकिन ये तो एक बफर है ना, तो बफर में जितना आप H प्लस अगर कम करेंगे आप तो वो उसकी भरपाई हो जाएगी। ठीक है, यानी बफर का पीएच तो नहीं बदलेगा, तो बफर के लिए जितना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पहले था उतना ही मैंने बाद में लिया। ध्यान रखिएगा कि मेरे को ये कहा गया है कि यहाँ ये एक बफर का सॉल्यूशन है जिसका पीएच हर वक्त 3 मेंटेन्ड है, इसलिए मैं H प्लस को हमेशा 10⁻³ लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये S कहां से आया, ये S इसकी सॉल्युबिलिटी से आया, लेकिन ये इतना रहा नहीं, S में से X गया, इसमें से भी कुछ घटा होगा, लेकिन बफर है इसलिए जस का तस रह गया। ठीक है, S माइनस एक्स और X बना। अब ये अगर S माइनस एक्स हो गया तो यहां के लिए भी S माइनस एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हैं, एक चीज तो कह सकते हैं कि Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cn माइनस का कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इक्वल टू इसका KSP। इसका KSP कितना दिया हुआ है ना, 1.2 इंटू 10⁻⁻15। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 कहा, यहां के लिए क्या लिख सकते हैं आप, है ना, आप लिख सकते हैं x बाय 10⁻³ इंटू S माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इसका K जो कि ये है 1/4.8 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है S की वैल्यू। ठीक है, S की वैल्यू चाहिए मुझे, S निकालना है। S बड़े आसानी से आ जाएगा। एक काम करिए, यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए इसको ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो S माइनस एक्स और S माइनस एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी S इंटू S माइनस एक्स इंटू, है ना, x बाय 10⁻³ इंटू S माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, है ना, मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इस अगली साइड इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू, है ना, 1/4.8 इंटू 10⁻10। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। S माइनस एक्स कट गया, है ना, मैं लिख सकता हूं Sx इज इक्वल्स टू, ये 10⁻³ इधर चला जाएगा तो 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 1/4 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻10, यानी Sx की वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू 10⁻8। ठीक है, अब ये Sx की वैल्यू निकल के क्या फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ, मुझे S की वैल्यू अब निकल जाएगी बहुत आसानी से। मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको रख रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, S इंटू S माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 S स्क्वायर माइनस Sx is equals to 1.2 into 10⁻⁻15 S square is equals to Sx plus 1.2 into 10⁻⁻15। ठीक है, अब आपको ये पता है कि S square is equals to Sx। Sx कितना हो जाएगा, 1/4 into 10⁻8 हो जाएगा, 1/4 into 10⁻8 प्लस 1.2 इंटू 10⁻1.2 इंटू 10⁻⁻15 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कहां 10⁻⁻8 और कहां 10⁻⁻15, है ना, लगभग 1 करोड़ गुने का इन दोनों के बीच में फर्क है, यानी ये टर्म लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो S स्क्वायर कैन अप्रोक्सीमेटली बी रिटन एज 1/4 इंटू 10⁻⁻8, सो S कैन बी रिटन एज हाफ इंटू 10⁻⁻4, यानी S इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। तो अब मैं एक बफर सॉल्यूशन में AgCN की सॉल्युबिलिटी निकाल बैठा हूं। ठीक है, यहां इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी कि ये जो साइनाइड बन रहा था, ये साइनाइड बफर के वजह से फिर से कंज्यूम हो जा रहा था, तो दोनों घटनाएं हो जाए, ये अपना घुलते घुलते सैचुरेट हो जाए और ऐसे जगह पहुंच जाए कि इससे कुछ साइनाइड अगर इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में चला भी गया है, इसके बावजूद ये लोग इक्विलिब्रियम मेंटेन करें और ये लोग इक्विलिब्रियम मेंटेन करें। दोनों चीजें साथ तभी हो पाएंगी जब AgCN की सॉल्युबिलिटी, है ना, 5 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर रह जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बफर में सॉल्युबिलिटी पे, है ना, हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन देखा है। मैं एक और क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं बफर की सॉल्युबिलिटी पे, जिसमें जो थोड़ा सा इससे और टफ होगा। यहां साइनाइड मोनोवैलेंट था,
एक H+ ले गया, ठीक है। कल को ऐसा हो सकता है कि यहां कोई डाइवेलेंट आयन हो, तो ये क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। और हमें कॉम्प्लेक्स चीजें आनी चाहिए अगर हम लोग ना कंपटीशन के लिए ना तैयारी कर रहे हैं, तो है ना चीजों को आपको मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी तक जानना चाहिए। तो आइए अगला क्वेश्चन इस पे करते हैं, जो बिल्कुल इसी तरह है, बस है ना मैं मोनोवैलेंट के जगह है ना पॉलीवैलेंट आयन ले रहा हूं, और हो सकता है कि एक से ज्यादा इस तरह के इक्विलिब्रियम उस क्वेश्चन में एग्जिस्ट करें, तब आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ, है ना क्वेश्चन, कैलकुलेट द solubility of MnS in a buffer of pH 6 given that Ka1 for H2S is 10 to the power of -7 and Ka2 of H2S is 10 to the power of -14, and solubility of MnS in water is 10 to the power of -8 moles per liter m, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। क्या कहा जा रहा है, फिर ये वही वाला क्वेश्चन है, MnS पानी में घुलेगा, S जो है बफर के H+ के वजह से HS में चेंज हो जाएगा, और फिर HS जो है वो फर्दर H2S में चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट्स बहुत कम है, तो इनके आयंस के एसोसिएशन कांस्टेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आइए इनकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है ऐसे बफर में जहां pH 6 हो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, MnS मान लीजिए बफर में घुलता है Mn+2 और S2- में, S0 लेकिन ये फाइनल इक्विलिब्रियम नहीं है। आप S into S को इसका केस भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी पूरी तरह से इक्विलिब्रियम नहीं आया, क्योंकि ये जो S2- है ये H+ से कंबाइन करने लगेगा और HS- बनाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, S ही रहा, ठीक है। H+ कितना हो जाएगा, क्योंकि ये बफर है तो pH 10 to the power of -6 रहेगा, 0। ये S में से X चला गया, ये 10 to the power of -6 ही रहेगा और ये X बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन S- X है, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया, लेकिन ये अभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आया, इसलिए है ना, क्योंकि SH- भी, अच्छा ध्यान दीजिएगा, HS- जब इसमें टूटता है तो इसको Ka2 कहते हैं। तो ये जब जुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, है ना, इसका K जो है वो 10 to the power of +14 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। क्योंकि HS- जब H+ और S2- से टूटता है तो उसको K है, तो जब ये एसोसिएट होंगे तो इसका रेसिप्रोकल मान लेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और इक्विलिब्रियम है जो कि बहुत ही उसका भी K बहुत ज्यादा एसोसिएशन कांस्टेंट आएगा, क्या कि अब ये जो HS- है ये फर्दर एसोसिएट करेगा, कैसे, HS- प्लस H+ मिलकर H2S बना देंगे, H2S। याद रखिए H2S जब H+ और HS में चेंज करता है तो उसे Ka1 कहते हैं, है ना। ये अगर इस तरफ टूटता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 to the power -7 है, तो जब ये एसोसिएट होगा तो कितना हो जाएगा, 10 to the power of क्या, +7 हो जाएगा, ठीक है। यानी K की वैल्यू यहां पे है ना 10 to the power of +7 आ जाएगी, ठीक है ना, +7 आ जाएगी। अब होता क्या है देखा जाए, अब ये जो X यहां बना, ये X यहां के लिए अवेलेबल होगा, ये 10 to the power of -6 ही रहेगा, ये 0 है, ठीक है। इस X में से Y चला जाएगा, ये 10 to the power of -6 रहेगा, ये Y आ जाएगा, ठीक है। अब SH- X - Y बच गया, तो यहां पे X - Y लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हिसाब किताब है, और पूछा है हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद यही है कि इसकी क्या निकल आए, सॉल्युबिलिटी निकल आए, ठीक है। इन तीन, तो यहां पर देख सकते हैं आप, पिछले केस में Ag और Cn था, तो Cn सिर्फ एक बार
प्रोटोनेट हो रहा था, लेकिन यहां पे सल्फाइड है जो 2 बार प्रोटोनेट हो रहा है, ये बना फिर ये भी हो रहा है, और दोनों के प्रोटोनेशन का जो कांस्टेंट है वो बहुत बड़ा बड़ा है ना, बहुत बड़ा बड़ा है, यानी ये घटना लगभग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, पहला इक्वेशन लिख सकते हैं कि मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन इनटू, है ना, सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इक्वल टू KSP ऑफ MnS, MnS के KSP के बराबर होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा। यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां लिख सकते हैं x माइनस वाई बाय s माइनस एक्स इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 6 माइनस 6 इज 10 टू दी पावर ऑफ 14, ये लिख सकते हैं। और यहां क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं y बाय x माइनस वाई, x माइनस वाई इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 6 इज 10 टू दी पावर ऑफ 7। ठीक है, अब इन तीनों को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, और इन तीनों को हम लोगों को सॉल्व करना है और वैल्यूज निकालनी है, और मेरा मेन मकसद होना चाहिए कि मैं, है ना, Sx की वैल्यू निकाल सकूं। ठीक है, Sx की वैल्यू निकाल सकूं, तो एक काम करते हैं, हम अगर इन अच्छा एक चीज और है यहां पे कि हमें KSP ऑफ MnS की वैल्यू नहीं पता। ठीक है ना, KSP ऑफ MnS की वैल्यू नहीं पता, इसलिए सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको भी एक नंबर लिख ही लेते हैं ताकि हमें फिर आगे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब MnS की KSP नहीं पता है, लेकिन पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी पता है, तो आप बड़े आसानी से उसका KSP निकाल सकते हैं। ये कोई भी व्यूअर बड़े आसानी से कर लेगा, तभी मैं करके दिखा दे रहा हूं। MnS चेंजेस इनटू Mn प्लस 2 प्लस S2 माइनस S0 0 0 SS, आप देख सकते हैं S स्क्वायर बराबर KSP हो जाएगा, और S की वैल्यू दी गई है। S की वैल्यू कितनी है, सॉल्युबिलिटी 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 8 है। ठीक है, MnS में वाटर की सॉल्युबिलिटी, वाटर में MnS की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 10 टू दी पावर माइनस 8 है, तो S की वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 8 है, तो KSP की वैल्यू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 16 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आप 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 16 ले सकते हैं, है ना, इसको आपने 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 16 ले लिया। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर सॉल्व करना हुआ तो एक काम करिए, इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली S की जरूरत है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है S इंटू एस माइनस एक्स। ठीक है ना, S इंटू एस माइनस एक्स, तो S इंटू एस माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये x माइनस वाई, ये इधर मल्टीप्लाई कर देने से, ये इधर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर ऑफ क्या 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये मैं अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 ही रह जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, x माइनस वाई बाय एस माइनस एक्स, और तीसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y बाय, है ना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, पहले ये 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 16 है, फिर 10 टू पावर ऑफ 8 है, और फिर 10 है, यानी 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 16 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 8 है, और फिर 10 टू दी पावर ऑफ 1 है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। देखिए इससे कुछ निकल आता है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे s माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि s इंटू वाई की वैल्यू 10 टू दी पावर ऑफ कितनी है ना, माइनस 7 हो जाएगी, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, एस वाई की s इंटू वाई की वैल्यू मिल गई मुझे। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि एस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एस वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, मिल गई हमको। ठीक है, एस वाई की वैल्यू से हम एस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, इक्वेशन 1 2 को मल्टीप्लाई करिए, 1 और 2 को। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एस इंटू एस माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई बाई एस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 16 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 8। इन दोनों को ही लिया है मैंने सिर्फ। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, मैं लिख सकता हूं एस एक्स माइनस एस वाई। ठीक है, एस एक्स माइनस एस वाई इज इक्वल टू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 8।
है ना, और एस वाई की वैल्यू पता है 10 टू दी पावर ऑफ कितनी है, -7, 10 टू दी पावर ऑफ -7 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर ऑफ -8, यानी एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 टू -7 प्लस 10 टू दी पावर ऑफ -8। ठीक है, यानी एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप 10 टू दी पावर ऑफ -8 कॉमन ले लीजिए तो ये 10 बचेगा प्लस 1 11। ठीक है ना, 11 बचेगा ये, बिल्कुल, है ना। तो आप ऐसे लिख लीजिए 10 टू दी पावर -7 कॉमन ले लीजिए, 10 टू दी पावर ऑफ -7 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 बचेगा और ये 1.1 हो जाएगा। ठीक है, तो एस एक्स की वैल्यू भी मुझे मिल गई 1.1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -7। ठीक है, तो मुझे एस एक्स की वैल्यू अब मिल गई। अब अगर मुझे एस एक्स की वैल्यू मिल गई तो मैं पहला इक्वेशन उठाऊंगा। ठीक है, तो पहली बार मैंने इस केस में इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, उससे मुझे एस वाई मिला। फिर सेकेंड टाइम मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया और मुझे एस एक्स मिल गया। अब मैं सिर्फ इक्वेशन 1 को लूंगा। तो व्यूवर्स देख सकते हैं कि कैसे आपको ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी ताकि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो सके, क्योंकि ये सिंपल है ना, अलजेब्रा से सॉल्व होने में है ना दिक्कत है। वैसे आप कर भी सकते हैं अलजेब्रा से, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, पर मुझे लगता है ये एक शॉर्ट मेथड होगा। अब मुझे एस एक्स की वैल्यू मिल गई तो मैं पहला इक्वेशन उठा लेता हूं। पहला इक्वेशन क्या कहता है, s इंटू एस माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 टू दी पावर ऑफ -16। ये मैंने उठाया है, यानी एस स्क्वायर माइनस एस एक्स इज इक्वल टू 10 टू दी पावर ऑफ -16। एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एक्स प्लस 10 टू दी पावर ऑफ -16। एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एक्स की वैल्यू मैंने निकाली 1.1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -7 प्लस 10 टू दी पावर ऑफ -16 आ जाएगा। एस स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -7, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में वो बहुत छोटा है। ठीक है, और इसका आप अंडर रूट ले लीजिए, ये आ जाएगा 3.31 इंटू, हाँ इसको 11 इंटू 10 टू दी पावर -8 लिख सकते हैं। 10 टू दी पावर -8 का ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -4 और 11 का आ जाएगा अंडर रूट जो है 3.31। तो इतना मोल्स पर लीटर इसकी इस बफर में सॉल्युबिलिटी होगी। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी इंटरेस्टिंग, जिसमें एक सॉल्ट टूटता है, फिर वो एक बार प्रोटोनेट होता है, फिर वो दूसरी बार प्रोटोनेट होता है, तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ मेंटेन किए जाते हैं। तीनों इक्विलिब्रियम जब एक दूसरे के साथ सैटिस्फाई हो, जैसे यहाँ x माइनस एक्स बचा तो मैंने यहाँ पे भी, है ना, यहाँ पे अगर ये s माइनस एक्स बचा तो मैंने यहाँ पे भी कर दिया, ये यहाँ पे x माइनस वाई बचा तो मैंने यहाँ, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बनाकर सबके इक्वेशन लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप बेसिक तरीके से भी शायद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10x माइनस 10y हो जाएगा, यानी 11y इज इक्वल टू 10x। तो यहां से भी आप सॉल्व कर सकते थे, है ना। फिर x और y की वैल्यू रख के आप s निकाल सकते थे। ये भी एक तरीका इसको सॉल्व करने का हो सकता था। ठीक है, तो हम लोगों ने इस लेक्चर में 3 टॉपिक्स पढ़े। हम लोगों ने है ना देखा कि सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, मैंने ये भी दिखाया आपको कि क्या कंडीशन होती है कि चीजें प्रेसिपिटेट कर जाएं, और तीसरी चीज मैंने बताई आपको कि है ना सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं बफर के केसेस में। ठीक है, अब लास्ट चीज जो मुझे सिखानी है वो ये है कि वो भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है कि कैसे सॉल्युबिलिटी आप है ना कैलकुलेट करते हैं, है ना, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यानी कोई चीज सॉल्युबल हुई और फिर वो कॉम्प्लेक्स बनाने लगती है। ये भी कुछ उसी तरह का सवाल है, इसमें भी चीजें कॉम्प्लेक्स तो नहीं बना रही है, लेकिन चीजें आपस में जुड़ जरूर जा रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो हम लोगों ने सीखा है इससे भी हम लोगों को अगले क्वेश्चन में मदद मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक में चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक को मैं कहूंगा है ना सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, या इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट, फोर्थ टॉपिक, इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से है ना सॉल्युबिलिटी पे कितना असर पड़ता है ये हम लोग देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के मार्फत। तो आइए देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कहता है कि व्हाट मस्ट बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी the
concentration of ammonia. The concentration of ammonia aqueous, which must be added to a solution containing solution containing 4 into 10 to the power of minus 3 m Ag plus and 0.001 m NaCl to prevent precipitation of AgCl, to prevent precipitation of AgCl. ठीक है, AgCl. Given that Ksp of AgCl is 1.8 into 10 to the power of minus 10 and formation constant K formation for AgNH3 whole twice plus, ठीक है ना, AgNH3 whole twice plus, इसका जो है ना रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन है वो कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1/6 into 10 to the power of 10 to the power of 8. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन एनालाइज किया जाए. क्या कहता है? व्हाट मस्ट बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विच मस्ट बी एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग Ag प्लस एंड NaCl. ठीक है, Ag प्लस है, NaCl से Cl है, तो शुरुआत में Ag जितना है और शुरुआत में Cl जितना है, इसके हिसाब से ये अपना इनका Q जो है वो Ksp से ज्यादा है. देखिए मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. NaCl कितना है? NaCl changes into Na plus plus Cl minus 0.001 0.001. ठीक है, तो ये हमारा क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे मुझे पता चल गया. यहाँ क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन मेरे Cl माइनस है. ठीक है, यहाँ क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस जो है 0.001 है. अच्छा, Ag प्लस पहले से कितना मौजूद है? Ag प्लस मौजूद है 4 into 10 to the power of minus 3. एक काम करते हैं, AgCl का हम लोग है ना आयनिक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. ठीक है ना, AgCl का आयनिक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, या है ना Q ऑफ AgCl निकालते हैं. Q ऑफ AgCl कितना आ जाएगा? Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 4 into 10 to the power of minus 3 और Cl माइनस है 10 to the power of minus 3, यानी आ रहा है 4 into 10 to the power of minus 6, नहीं माइनस 3 और माइनस 3. Cl माइनस है 10 to the power of minus 3. ठीक है, तो ये 10 to the power minus 6 आ गया. और Ksp कितना है? Ksp जो है AgCl का Ksp जो है वो दिया हुआ है 1.8 into 10 to the power of minus 10. तो आप देख सकते हैं यहां पे कि Q of AgCl is greater than Ksp of AgCl. ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहां जो Q है उसकी वैल्यू AgCl की Q की वैल्यू है ना Ksp of AgCl से ज्यादा है, यानी यहां पे AgCl will precipitate. ठीक है, तो जो भी हालात अब तक क्वेश्चन को एनालाइज करके मुझे समझ में आया है, ठीक है, जो भी हालात मुझे क्वेश्चन को एनालाइज करके समझ में आया है वो यही कहता है कि इस हालात में अगर जहां पर 0.001 m NaCl है और जहां 4 into 10 to the power of minus 3 m Ag plus आयन है, वहां पर आप इन दोनों को एक साथ सॉल्यूशन में मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से आने वाला Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और NaCl से आने वाला है ना Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिलकर ऐसा क्यों बनाते हैं जो उसके Ksp से ज्यादा है. अब ये सॉल्यूशन फिर भी आप चाहते हैं कि प्रेसिपिटेशन ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब इसमें हम थोड़ा सा अमोनिया मिला दें. अमोनिया मिलाने से क्या होगा? अमोनिया और सिल्वर आयन एक दूसरे के साथ
कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू करेंगे तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, है ना, ये कम होने लगेगा। तो वो पूछा जा रहा है कि कितना अमोनिया हम मिलाएं ताकि ये घटकर ठीक इतना हो जाए कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि आप कितना अमोनिया मिलाइए ताकि वो सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर इतना कम सिल्वर कर दे कि सिल्वर का जो आयनिक प्रोडक्ट आए AgCl का वो उसके KSP के बराबर हो जाए। उतना अमोनिया कितना होगा ये पूछा गया है। तो हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, है ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। आप आइए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है यहां पे, Ag प्लस ट्वाइस अमोनिया changes into Ag NH3 whole twice plus, ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन 1/6 इंटू 10 to the power of 8 है। अब इतना बड़ा नंबर ये इस बात को कहता है कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर चला जाएगा। तो ये शुरुआत में कितना है, ये शुरुआत में है Ag प्लस 4 इंटू 10 to the power of -3 है, ठीक है, माना मैंने A इसको लिया, ये 0 है, ठीक है। अब बहुत समय बाद जब रिएक्शन हो जाएगा तो ये चीज कितनी बचनी चाहिए, ये सिल्वर ठीक कितना बच जाएगा कि सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन जो कि 10 to the power -3 है ना, क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन मिलकर इसके KSP के बराबर हो जाएंगे, यानी 1.8 इंटू, है ना, 1.8 इंटू 10 to the power of -10 के बराबर हो जाएंगे। यानी ये आप देख सकते हैं 10 to the power of -7। तो Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1.8 इंटू 10 to the power of -7 जो कि जो एग्जिस्टिंग था उससे लगभग 10,000 गुना, है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो ये मान के चलते हैं कि इस रिएक्शन में इतना बड़ा K रिएक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देता है और इतना छोटा A बताता है कि सिल्वर लगभग खत्म हो गया, ठीक है, सिल्वर लगभग एंड कर गया है। तो एक काम करते हैं, ये 0 हो गया, तो 0 कैसे होगा, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 2 मोल, तो इसका इतना रिएक्ट करेगा तो इसका कितना करेगा, A इंटू 8 इंटू 10 to the power of -3। ये 1 करता है तो 1 बनता है, इतना रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, 4 इंटू 10 to the power of -3। और ये इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 to the power of -3 -4 इंटू 10 to the power of -3, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये लगभग खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, लगभग 0 के आसपास ही पहुंच चुका है। इसमें से कुछ ऐसा घटा कि इतना बचा, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्ट 0 ना रख के हम यही क्वांटिटी रख देते हैं जो सिल्वर की हमें चाहिए, ठीक है, ताकि जस्ट ये सिल्वर आयन प्रेसिपिटेट ना करे। तो 1.8 इंटू 10 to the power of -7 रख दिया, पर ये हमें दिमाग में है कि ये ऑलमोस्ट, है ना, रिएक्शन खत्म हो गया और सिल्वर लगभग 0 है। इस वैल्यू को आप 0 मान के भी सकते हैं, 0 को टेंड कर रहा है। अब आप इसके रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन से कनेक्ट करिए, क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन 1/6 इंटू 10 to the power of 8 is equals to 4 into 10 to the power of -3 by 1.8 into 10 to the power of -7 into A minus 8 into 10 to the power of -3, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, और वो भी इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसके कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि ये लगभग रिएक्शन खत्म हो गया था, ठीक है, लेकिन इस वैल्यू को 0 ना लेके हम लोगों ने ठीक वो वैल्यू ले ली जो होनी चाहिए ताकि ये सिल्वर सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट ना करे, और ये वैल्यू लगभग 0 के आसपास ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 10 to the power of -7 10 to the power -3 ये गया, ये 10 to the power of -4 हो गया, 10 to the power -4 10 to the power of 8 10 to the power of 4 हो जाएगा। ये चीज उधर भेज देते हैं, A -8 इंटू 10 to the power of -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इसको इधर भेजिए 6 इंटू 4, है ना, ध्यान देना कुछ छूटे नहीं, 4 डिवाइडेड बाय कितना 1.8 इंटू 10 to the power of 4, यही आ रहा है शायद, ठीक है ना। तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 18 हो जाएगा, ये 10 to the power of 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू आ रही है A -8 इंटू 10 to the power of -3 का होल स्क्वायर जो आ रहा है वो 4/3
इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 आ रहा है। तो हमें इसका अंडर रूट लेने की जरूरत होगी। a माइनस 8 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4/3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 0.036, ठीक है। और a माइनस 8 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3, ठीक है ना। तो ये आ रही है यानी 36 इंटू 10 टू पावर -3 आ रहा है। ये 36 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 आ रहा है। होप वी आर करेक्ट इसमें, है ना। इसको 10 टू दी पावर ऑफ -4 अगर लिख दें तो ये हो जाएगा 40/3। तो ये 10 टू दी पावर ऑफ -2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। 10 टू दी पावर ऑफ -2 बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, 40/3 का अंडर रूट, ठीक है। ये आ जाएगा 40/3 का अंडर रूट। तो 40/3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 1 3 और 10 13.33 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -2। a माइनस 8 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू 13.33 का अंडर रूट जो है मेरी समझ से आ जाएगा 3.65 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -2 आ रहा है। हाँ, लगभग उतना ही आ रहा है, यानी 36.5 है ना, इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3, ठीक है ना। यानी a की वैल्यू आ जाएगी 36.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 प्लस 8 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3। तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 और 6 14 हो जाएगा 44.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 0.0445 मोल्स पर लीटर, ठीक है। मोल्स पर लीटर, ये आपका इनिशियल अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, है ना, जो मुझे लेना चाहिए ताकि, है ना, सिल्वर आयन प्रेसिपिटेट ना करे, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स पे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन देख लिया यहाँ पे, है ना, जो मुझे लगता है कि व्यूअर्स को समझ में भी आया होगा। हाँ, मैंने यहाँ पे आंसर में देख रहा हूं, तो हाँ बिल्कुल ये 0.0445 ही है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, है ना, जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे सॉल्व किया, ठीक है। तो आशा आप समझ रहे होंगे कि, है ना, कई बार किसी आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटाने के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं ताकि उस आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट जाए और वो घुला रहे, है ना, प्रेसिपिटेट ना करे। तो मुझे लगता है कि आयनिक चैप्टर में, है ना, हम लोगों ने लगभग सारी चीजें अपनी समझ से कंप्लीट कर ली हैं। ये लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 12, और हम लोगों ने इसमें सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, सॉल्युबिलिटी इन बफर एंड सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे, ये सब कुछ पढ़ा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये चैप्टर एंड करता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।